तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बच्चे हम लोग टाइप सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप सेकंड के लिए देखें होगा क्या। बच्चे क्वेश्चन में जीरो से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट होगी। क्वेश्चन में साइन और कोस प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी क्वेश्चन में ना तो तुम्हें साइन दिखेगा और ना ही कोस, और लिमिट इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगी। और साथ में जो पोल्स निकलेंगे वो निकलेंगे इमेजनरी। तो जैसे ही ये चीज़ दिखे तुम्हें, तो इसका मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर टाइप सेकंड लगाना है। तो बच्चे पेपर में रेजिड्यू वाले में सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आपको क्वेश्चन को सही पहचानना है। अगर आपने क्वेश्चन सही पहचान लिया कि वो टाइप फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन स्मूथली चलेगा। तो बच्चे वापस टाइप सेकंड के लिए आपको लिमिट जो चाहिए वो चाहिए जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। साइन और कोस क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और जो पोल्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी। तो बच्चे ये सारी कंडीशंस अगर देखने को मिलती है तो वो टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। और अगर टाइप सेकंड का क्वेश्चन है तो तुम्हें एक क्लोज कर्व सी आर बनाना होगा। वो देखेंगे कैसे बनता है। और सी आर कर्व अंदर लिखेंगे एफ जेड डी जेड, और बाहर लगाएंगे लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ये चीज़ अपने आप बनेगी क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू जो निकाल लेंगे टाइप सेकंड में, उसके लिए फॉर्मूला है आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के। और इस के की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड। और बिट्टा और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, ये जो सी आर क्लोज कर्व है वो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो सी आर सर्कल है उसकी रेडियस बहुत बड़ी, लगभग टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ली है। तो आपने एक सी आर सर्कल ड्रॉ करना है, इसका ही नाम रखा है हमने कैपिटल सी आर। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर गए हैं, इसलिए डायरेक्शन इस तरीके से लगाई है। और बच्चे रेडियस जो है वो माइनस आर से प्लस आर, देखो इस तरफ रेडियस प्लस में दिखाएंगे और इस तरफ माइनस में, तो माइनस आर टू प्लस आर। और अगर अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा एंगल्स को शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। और यहाँ तक घूम कर गए हैं तो बीटा की वैल्यू पाई। चाहे लिमिट ये वाली हो चाहे ये वाली, आपको सिर्फ अपर हाफ प्लेन ही लेना है, इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। तो टाइप सेकंड से लेकर टाइप फिफ्थ तक के क्वेश्चंस में आपको हर बार ये सी आर कर्व इसी तरीके से क्रिएट करना होगा हर क्वेश्चन में। बाकी आगे आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जल्दी से आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाना है जब क्वेश्चन टाइप सेकंड का हो, और इस फॉर्मूले का मेन मकसद इस सी आर की वैल्यू निकालना है, इस सी आर कर्व की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के, और के की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड। और आपको बता दूं पेपर में थोड़ा सा टाइम कम हो तो बच्चे याद रखना टाइप सेकंड के क्वेश्चंस के लिए ये के की वैल्यू यहाँ पर आती है बच्चे 0। हालांकि ऐसे नहीं, वैसे तो निकाल कर देखें सबसे बेस्ट है। अगर के 0 आ गया तो वो यहाँ रखेंगे तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0। तो इस वाले चीज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। पर हम निकाल कर ही दिखाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि वो टाइप सेकंड है या नहीं। तो बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाय 2। पहले तो हमें इतने इतने क्वेश्चन को देखकर पहचानना है कि हमारी टाइप सेकंड की सारी बातें पूरी है या नहीं। बच्चे 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट होनी चाहिए, दिख रही है। क्वेश्चन में साइन या कोस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नहीं है। और पोल मिलने चाहिए इमेजिनरी। बच्चे पोल के लिए मन ही मन इसको इक्वल टू 0 रख दो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा। तो कैसे पोल्स मिल गए, इमेजिनरी। तो क्वेश्चन देखते ही पहचान में आएगा कि इसके अंदर साइन कोस प्रेजेंट नहीं है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और पोल जो हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो कौन सा टाइप है, टाइप सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले बच्चे चाहिए 0 से इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, आप उसको अपनी तरफ से एक नाम दे दोगे इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, और ये सारी चीज़ों को जेड की टर्म्स में लिख दोगे। तो डी जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर, डी जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन सी और डी जेड को छोड़ देते हैं तो बाकी चीज़ को क्या मानते हैं, एफ जेड। तो एफ जेड क्वेश्चन में क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। साथ के साथ एफ एक्स भी लिखो, तो इसको और डी एक्स को छोड़कर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एफ एक्स, या कह दो
जो एफ जेड निकाला है उसी में जेड के बदले एक्स पुट कर दो, तो साइड में लिख दिया करो। एंड एफ एक्स क्वेश्चन में कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस बचे, ये भी चीज़ कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो कि एफ एक्स हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के बदले जेड रख देंगे तो एफ जेड हो जाएगा 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि देखो हमें अगर पोल्स निकालने हैं तो क्वेश्चन जेड की टर्म्स में होना चाहिए। तो आपको टाइप सेकंड में, टाइप थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में तकरीबन ऐसे इसी तरीके से मानना है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल टाइप सेकंड चल रहा है, तो ध्यान रखें एफ एक्स हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के बदले जेड रख दें तो एफ जेड हो गया 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। जैसे ही एफ जेड मिल गया, आप साथ के साथ पोल्स निकाल दो। पोल्स के लिए नीचे वाले पोर्शन को इक्वल टू 0, तो पोल्स ऑफ एफ जेड आर, इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो बच्चे जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा। कैसे पोल्स मिले हैं, इमेजिनरी। साथ के साथ अगर लिख कर छोड़ना चाहो तो लिख सकते हो बच्चे इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, तो ये जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा सिंपल पोल है। अब कौन सा कर्व के अंदर और कौन सा कर्व के बाहर वो देखते हैं। बच्चे अब यूनिट सर्कल का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अब लिमिट 0 से 2 पाई नहीं है, साइन कोस कुछ नहीं है, तो बच्चे वो कंसेप्ट लगेंगे ही नहीं। साइन कोस भी आ जाए तो भी यूनिट सर्कल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि लिमिट है अब 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चाहे ये लिमिट हो चाहे ये लिमिट हो, आपको हमेशा एक सी आर सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सिर्फ अपर हाफ प्लेन में लेना है, नीचे नहीं लेना, क्योंकि नीचों की वैल्यू के लिए ये फंक्शंस फिर वेल डिफाइन नहीं होते। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, हर क्वेश्चन में मैं अपर हाफ प्लेन लूंगा जिसका नाम सी आर रखूंगा, और रेडियस लूंगा -r2 + r। और बच्चे इसकी रेडियस जो ये आर है, कैपिटल आर, वो बहुत बड़ी है, लगभग टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। इस कर्व को बोलते हैं जॉर्डन कर्व। तो टाइप सेकंड से टाइप फिफ्थ में क्योंकि ये वाली लिमिट्स देखने को मिलेंगी, तो हम हमेशा ये अपर हाफ प्लेन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं इसको पेपर में दिखाने के लिए, कंसीडर अ अपर हाफ प्लेन जिसका नाम रखा है कैपिटल सी आर, विच रेडियस, जिसकी रेडियस जो है -r2 + r, विद वेरी लार्ज रेडियस, ये रेडियस जो है वो बहुत बड़ी ली है, लगभग r टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, एंड रियल एक्सिस कहाँ से कहाँ तक दिखा रहे हैं -r2 + r। तो बच्चे ये पूरा डायग्राम बना दोगे सी आर, इसको डायरेक्शन ऐसे दे दोगे कैपिटल सी आर -r2 + r। अब बच्चे इसे बोलते हैं जॉर्डन कर्व। अब आपने पोल निकालने में एक तो प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। अब बच्चे इस चीज़ को डिटेल में समझ लो, आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट ही लिखा करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करा करेंगे। तो z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो बच्चे अगर मैं z इक्वल टू प्लस आयोटा को लिखना चाहूँ, पहले प्लस आयोटा को लिख रहा हूँ, तो 0 + आयोटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है और आयोटा का कोफिशिएंट y को। तो ये कोऑर्डिनेट रूप में क्या मिला बच्चे 0,1। आयोटा का कोफिशिएंट 1 है जो कि y को रिप्रेजेंट करता है, और ये x को, क्योंकि z होता क्या है x + आयोटा y। ऐसे ही अगर 0 - आयोटा लेंगे तो बच्चे एक रूट आया है 0 - आयोटा, आया माइनस आयोटा है पर उसके आगे 0 लिख दिया, तो इसमें आ गया 0,-1। अब अगर हम इन दोनों पोल्स को डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो बच्चे क्लियरली दिख रहा है 0,1 का मतलब x तो 0 और y 1, y एक्सिस पे x 0 होता है और y 1 होता है, तो ये हल्का सा लिख रखा है कोमा लगाकर 1। तो ये प्लस आयोटा तो कर्व के अंदर होगा, यानी ये वाले रूट को सोल्व करने पर 0,1 मिलता है जो तो कर्व के अंदर है। और बच्चे 0,-1 का मतलब x 0 और y -1, बच्चे x 0 y -1 तो नीचे होगा, तो माइनस आयोटा कर्व से बाहर। और जो बंदे कर्व से बाहर होते हैं, यानी जो पोल कर्व से बाहर होते हैं, उन पे हम रेजिड्यू नहीं निकालते। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि हमें जो पोल मिले हैं वो इमेजिनरी मिले हैं, तो हमें कोई रियल पोल नहीं मिला। तो यहाँ पर लिख दिया हेयर नो रियल पोल आर प्रेजेंट। अगर रियल पोल होता तो वो फिर टाइप फोर्थ में जाएगा बच्चे, थर्ड में जाएगा, उनकी कैटेगरीज देखेंगे हम। फिलहाल आज के दिन जितने भी क्वेश्चंस दूंगा उसमें इमेजिनरी पोल ही मिलेंगे, रियल पोल मिलेंगे ही नहीं। और उन पोल्स को बस ये देखना है कि कौन कर्व के अंदर और कौन कर्व के बाहर, और हमेशा अपर हाफ प्लेन ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब बच्चे कॉशी रेजिड्यू थ्योरम बुला लेंगे, तो लिखता हूँ मैं इसके बाद, तो यहाँ तक का फटाफट से आप नोट कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, बुलाएंगे बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, जहाँ पर समेशन आर प्लस क्या है, तो ये ना भी दिख रहा हो तो आपको पता है, सम ऑफ ऑल रेजिड्यू एट ऑल इट्स पोल्स लाइंग इनसाइड सी, यानी जो जो पोल कर्व के अंदर है
उन पर रेजिड्यू निकालो और उनको जोड़ दो, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, समेशन आर प्लस। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब बच्चे ये स्टेप तो देखो चल रहा है। अब देखो टाइप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की एक जैसी कैलकुलेशन है, तो इन स्टेपों को ध्यान से समझना। बच्चे ये क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड, देखते हैं ये ब्रेक होकर किन किन चीज़ों से बन रहा है। तो आपने ये जो अपर हाफ प्लेन लिया है उसको देखो, ये हमारा पूरा क्लोज कर्व सी है। तो इसको ये बनाया कैसे है, पहले हम सी आर कर्व पे चले। अब बच्चे सी आर कर्व पे चलेंगे तो फंक्शन एफ जेड की टर्म्स में लेंगे। रीजन सुनो, क्योंकि जब सी आर सर्कल के ऊपर चलेंगे हम, तो बच्चे यहाँ पर कोई भी पॉइंट की अगर वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी होगी और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस की वैल्यू भी होगी। और यानी ये एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से बनते जा रहे हैं, और एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, तो जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें एक्स भी होता है और वाई भी। तो इसका मतलब इनकी पॉइंटों की वैल्यू निकालने के लिए जो सी आर कर्व है उसके अंदर फंक्शन एफ जेड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। फिर बच्चे यहाँ तक पहुँचने के बाद माइनस आर से लेकर कहाँ तक चलेंगे, प्लस आर। अब जब माइनस आर से प्लस आर तक चल रहे हैं, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब जब वाई कोऑर्डिनेट आ ही नहीं रहा, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स प्लस आयटा वाई की जरूरत तो तब है, यानी एफ जेड फंक्शन की जरूरत तो तब है जब एक्स कोऑर्डिनेट भी हो और वाई कोऑर्डिनेट भी हो। पर अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस एक्सिस पे चल रहे हैं, तो इस एक्सिस पे तो वाई का मान 0 है, तो माइनस आर से आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम सिर्फ रियल एक्सिस पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। तो उस केस में हम अंदर जो फंक्शन लेंगे वो एफ एक्स लेंगे, एफ जेड नहीं लेंगे। एफ जेड तो तब लेंगे जिसमें एक्स भी आता हो और वाई भी। और इस पूरे कर्व पे जो मर्जी पॉइंट ले लो, उन पॉइंटों पे एक्स और वाई कुछ ना कुछ है, तो वाई भी आ रहा है, इसलिए हम एफ जेड फंक्शन से वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बच्चे पूरा क्लोज कर्व सी तो मेरा ये वाला है। और वो बना कैसे है, पहले हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सी आर कर्व का, और उस दौरान हम फंक्शन एफ जेड से वैल्यू निकालेंगे, और फिर प्लस माइनस आर से आर, और इस दौरान हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो फंक्शन लेंगे एफ एक्स डी एक्स। तो जो सी कर्व हमने लिखा हुआ है कोशी रेजिड्यू थ्योरम में, वो दो भागों में टूट गया, सी आर एफ जेड डी जेड प्लस माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो सी एफ जेड डी जेड को ब्रेक करके लिखा सी आर कर्व एफ जेड डी जेड। एफ जेड क्यों लिया बताया आपको, क्योंकि सी आर कर्व पे एक्स भी आएगा और वाई भी, तो उनकी वैल्यू फंक्शन एफ जेड से निकाल पाएंगे। प्लस माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इस दौरान हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, तो वाई आ ही नहीं रहा, तो हमें फंक्शन जेड वाला ना लेकर किसका लेना होगा, एफ एक्स। अब हमने एफ जेड भी क्वेश्चन में पहले ही निकाल लिया और एफ एक्स भी निकाल रखा है। अच्छा, बराबर में कितना चल रहा है, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। तो देखो टाइप फर्स्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट थी, और अब टाइप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक जैसे चलेंगे। तो ये आज एक क्वेश्चन तो तुम्हें थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर इसको एक बार देखोगे तो बहुत सिंपल चीज़ लगेगी। और फिर आगे पूरे चैप्टर में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में लगभग यही प्रोसेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के साथ। अब बच्चे इतना करने के बाद जैसे ही आप क्लोज कर्व को दो भागों में तोड़ दो, उसके बाद अप्लाई करोगे लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों तरफ लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा दी। यही लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि हम लेकर चले हैं कि जो माइनस आर से प्लस आर का हमने सर्कल क्रिएट किया है वो बहुत बड़ी रेडियस का है, और उसकी रेडियस लगभग टेंडिंग्स टू क्या है, इन्फिनिटी। यानी पूरा ऊपर वाला प्लेन हम कवर कर रहे हैं। तो जेड प्लेन में देखो ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट भी है, तो हमने पूरे अपर हाफ पार्ट को लिया है, तो इसलिए हमने रेडियस टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो दोनों तरफ लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगा दी। तो यहाँ तो लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिख दिया, और यहाँ पर आर को इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो माइनस आर की जगह इन्फिनिटी रखेंगे और बाहर माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर में चल रहा है 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। इसको एक बार मार्क करके छोड़ दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सारी वैल्यू, एक तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू तकरीबन 0 ही आती है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं 0 कैसे आएगी। फिर एफ एक्स तो हमने मानना ही हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वो रख देंगे। ये एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। और इधर समेशन आर प्लस निकालने के लिए हमें पोल्स के ऊपर रेजिड्यू निकालना है, तो पहले सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसको बुला लिया। अभी अभी टाइप सेकंड में तुम्हें एक नोट लगवाया है,
इसकी वैल्यू का फॉर्मूला है आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के। बीटा और अल्फा की वैल्यू हम पहले ही डायग्राम में दिखा चुके हैं कि अल्फा का मान नोट के अंदर दिखाया है 0 और बीटा की वैल्यू है पाई। पर उससे पहले हमें के निकालना है। तो बच्चे के का फॉर्मूला भी तुम्हें लिखवाया है। तो वेयर के इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड। तो ये के लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से। तो बच्चे के की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, देखो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, जेड चल ही रहा है और एफ जेड का मान तुमने क्वेश्चन में माना हुआ है 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर। तो बच्चे मैंने एफ जेड की वैल्यू रख दी 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर। जब भी जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो तो ऊपर और नीचे से जेड की मैक्सिमम पावर हमेशा कॉमन लेते हैं। ये आपने बीएससी सेकेंड ईयर में लिमिट के चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो जब भी लिमिट इन्फिनिटी होती है आप ऊपर और नीचे से जेड की मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे। तो ऊपर तो जेड ही है और नीचे मैक्सिमम पावर जेड स्क्वेयर है, उसको कॉमन ले लो। तो ये बनेगा बच्चे 1 और इसके बाद जेड स्क्वेयर है ही नहीं तो 1/जेड स्क्वेयर। फिर एक जेड से एक जेड क्या हो गया, कैंसिल आउट। पर नीचे एक जेड तो बचा और नीचे अगर एक जेड बचा है और उसको इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना बनेगा, 0। इधर भी जेड को इन्फिनिटी रखा पर 1/इन्फिनिटी 0, 0 + 1 1। पर इधर इन्फिनिटी रखने पर जेड को 1/इन्फिनिटी पूरा स्टेप क्या बन गया, 0। तो आराम से देख सकते हो ये बड़ा बेसिक चीज़ है। तो बच्चे नीचे एक जेड बचा था और उसको इन्फिनिटी रखते ही 1/इन्फिनिटी कितना आ गया, 0। अब सोचो अगर के 0 आ गया तो के को 0 अगर उठाकर इस इक्वेशन 2 में रखोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0। तो अल्फा बिट्टा को निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी याद ही रखना है अल्फा 0 है और बिट्टा इस केस में पाई है टाइप सेकंड के लिए। तो अब टाइप सेकंड चल रहा है तो टाइप सेकंड के लिए टाइप सेकंड वाला प्रोसेस चलता रहेगा। तो बच्चे मैंने के को यहाँ पर 0 रख के दिखा दिया और ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू तो आ गई 0। ये तकरीबन 0 ही आती है तो पेपर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टाइप सेकंड्स के क्वेश्चन के लिए। फिर दो पोल निकले थे और आपको दिखाया भी था कि z इक्वल टू आयोटा भी सिंपल पोल है और वो तो कर्व के अंदर है और z इक्वल टू माइनस आयोटा भी सिंपल पोल है पर कर्व से बाहर है। अब इसका मतलब हमें इसी कर्व पे सिर्फ इसी पोल पे क्या निकालना है, रेजिड्यू, क्योंकि जो कर्व के अंदर है उसी पे रेजिड्यू निकालते हैं। तो हमने लिखा रेजिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा, जो कि कैसा पोल है, सिंपल पोल। तो फॉर्मूला तो याद ही है, लिमिट z टेंडिंग्स टू a z माइनस ए इंटू एफ जेड। ए की जगह पॉइंट का नाम क्या है, आयोटा, तो यहाँ पर रख दिया। एफ जेड क्वेश्चन में है 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर। बच्चे ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसके हमने रूट सोल्व करके प्लस आयोटा और माइनस आयोटा निकाले थे। तो इसको फैक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। चाहिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस यही बन जाएगा। देख लो ए प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस, तो यही बन जाएगा। तो जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल आउट, जेड की जगह आयोटा इसमें रख दिया तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो 1/2 आयोटा वैल्यू आ गई बच्चे रेजिड्यू की, क्योंकि यही हमारा समेशन आर प्लस है, एक ही पोल कर्व के अंदर था तो इसी को लिख दो समेशन आर प्लस। अब बच्चे समेशन आर प्लस भी निकल गया और कैपिटल सी आर वाले कर्व की वैल्यू 0 भी आ गई। तो अपने सारी वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो इसका मान तो 0, ये स्टेप एज इट इज बराबर 2 पाई आयोटा, समेशन आर प्लस का मान है 1/2 आयोटा। जब 1/2 आयोटा रखोगे तो 2 आयोटा से 2 आयोटा क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिर्फ पाई बच जाएगा। तो ये वैल्यूज रखकर दिखाई हुई है बच्चे, 0, ये स्टेप एज इट इज 2 पाई आयोटा, समेशन आर प्लस का मान है 1/2 आयोटा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल आउट, ये बन गया पाई, ये स्टेप चल ही रहा है। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो एफ एक्स की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब दिया गया क्वेश्चन जो था वो 0 से इन्फिनिटी था, पर मेरा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है। तो बच्चे आपको बताया था जब पहला टाइप करवाया था इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट, जब भी लिमिट -पाई से पाई हो या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो तो उस केस के दौरान आपको इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट लगाना है। अगर अंदर वाला फंक्शन ओड हो तो इसकी वैल्यू 0, और अगर अंदर वाला फंक्शन इवन हो तो लिमिट हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी। तो आप चेक कर सकते हो ये वाला फंक्शन बिल्कुल इवन फंक्शन है, क्योंकि x के बदले में -x रखूंगा तो -x का स्क्वायर करेंगे तो वापस x स्क्वायर ही आएगा, यानी -x रखने पर वापस fx ही आ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है, इवन। और अगर ये फंक्शन इवन है तो लिमिट हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी।
तो 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, अंदर ये चल ही रहा है, इंटू डी एक्स बराबर पाई, 2 को उधर ले जाओ तो पाई बाई 2। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो बच्चे टाइप सेकंड बड़ा सिंपल है, पर टाइप सेकंड के बिना टाइप थर्ड को समझना मुश्किल है। तो इसमें हमने क्या क्या किया था, एक तो अपर हाफ प्लेन लिया था और उसका फॉर्मूला निकाला था हमने आयोटा बीटा माइनस अल्फा इंटू के, जहाँ पर के का फॉर्मूला था लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड। टाइप सेकंड में हमेशा के जो है वो 0 आएगा, पर फिर भी निकाल कर देखेंगे क्योंकि हो सकता है पेपर के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाए जिसमें के की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाए। अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा और बीटा तो फिक्स है टाइप सेकंड के लिए कि अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान पाई है, तो वो रख देते तो उसकी वैल्यू आ जाती। फिलहाल 0 आ रही है तो वो पूरा स्टेप 0 हो गया। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी हैं और इन्हीं की डेरिवेशन थोड़ी सी मैं करके भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को बुला लिया, इसका आंसर प्रूव करना है पाई बाई 4। तो बच्चे देखते हैं ध्यान से। बच्चे इसको क्वेश्चन को अगर हम परफॉर्म करें तो वही बात dx और इस चीज़ को छोड़ दो, बाकी चीज़ fx को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बारी बारी इतना ना लिख कर सीधा भी लिख सकते हो, एफ जेड हो गया 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और एफ एक्स हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये उसने एफ जेड लिखा हुआ है और एफ एक्स भी कुछ नहीं है, जेड के बदले बस एक्स रख दो। टाइप सेकंड पहचानो पहले, ये वाली लिमिट है, साइन कोस प्रेजेंट नहीं है और मन ही मन इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, स्क्वेयर रूट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा, पर ब्रैकेट की पावर 2 है तो प्लस माइनस आयोटा कितनी बार है, 2 बार। तो नीचे उसने रख के दिखाया भी है, कुल मिलाकर इमेजिनरी पोल्स मिल रहे हैं। तो देखते ही पता लग गया टाइप सेकेंड है। तो बच्चे सबसे पहले एफ जेड निकालते ही उसके पोल्स निकाल दो। तो इस चीज़ को इक्वल टू 0, इसका मतलब है 1 प्लस जेड स्क्वेयर 2 बार है इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस माइनस आयोटा, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्लस माइनस आयोटा। कैसे पोल्स आ रहे हैं, इमेजनरी। चेक करो ये सिंपल पोल है या डबल पोल। बच्चे जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2। इसका मतलब ये जो पोल्स आए हैं वो डबल पोल हैं, वो सिंपल पोल नहीं है, ये सारे के सारे डबल पोल हैं, तभी तो ये रिपीट हो रहे हैं। प्लस प्लस आयोटा भी 2 बार आ रहा है, माइनस आयोटा भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये डबल पोल है। अब बच्चे इनको देखना है कि कौन कर्व से अंदर कौन कर्व के बाहर। हमेशा इन टाइप के क्वेश्चनों में अपर हाफ प्लेन लेना होता है, तो इसका नाम सी आर। अभी अभी पीछे सोल्व भी करवाया था, प्लस आयोटा तो कर्व के अंदर और माइनस आयोटा कर्व से बाहर। तो कुल मिलाकर दोनों ही सेम है, तो प्लस आयोटा तो कर्व के अंदर है और माइनस आयोटा कर्व के बाहर। और नीचे लिख दिया हेयर नो रियल पोल आर प्रेजेंट, इसमें रियल पोल नहीं मिला, टाइप सेकंड में रियल पोल आएगा भी नहीं। उसके बाद बच्चे वही कोशी रेजिड्यू थ्योरम को बुलाओगे, उसी सी कर्व को वही, पहले तो सी आर एफ जेड डी जेड और माइनस आर से आर पे हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो एफ एक्स डी एक्स और बराबर में 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। तो बस अब तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि सेम सेम ही चल रहा है सब कुछ। तो देखते जाएं, कोशी रेजिड्यू थ्योरम बुला ली, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड को लिख दिया 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, फिर इसको ब्रेक करके लिखा सी आर एफ जेड डी जेड और माइनस आर से आर एफ एक्स डी एक्स, फिर दोनों तरफ लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ भी लिमिट आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी और यहाँ आर को इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और समेशन आर प्लस की वैल्यू निकालते हैं। तो इस स्टेप को अलग से बुला लिया, तो नाउ ये स्टेप बुला लिया। फॉर्मूला बच्चे इसका आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के, फिर के की वैल्यू होती है लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड, तो लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड चली रहे, एफ जेड का मान जो मानना था 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। जब भी ये लिमिट हो ऊपर और नीचे से जेड की मैक्सिमम पावर कॉमन लो, तो ऊपर तो जेड ही है और बच्चे जेड स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो स्क्वेयर के साथ बाहर आएगा, तो जेड की पावर 4, ये बन गया 1 और इसके बाद जेड स्क्वेयर नहीं है तो 1/जेड स्क्वेयर और इस पूरे का होल स्क्वेयर। एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट कर भी देंगे तो नीचे जेड क्यूब और जेड को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0। तो कुल मिलाकर के 0 आ गया और के 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा स्टेप 0, तो इसका मतलब इस कर्व की वैल्यू तो 0 आ गई, मतलब ये स्टेप तो 0 हो गया। अब निकालना है समेशन आर प्लस, क्योंकि अब की बार जो पोल आए थे वो डबल पोल थे, तो जेड इक्वल टू आयोटा भी डबल पोल है, वो तो कर्व के अंदर, और जेड इक्वल टू माइनस आयोटा वो भी डबल पोल है पर कर्व से बाहर। तो हमें अब रेजिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू सिर्फ आयोटा पे, पर वो कौन सा पोल है, डबल पोल। अब डबल पोल है तो मल्टीपल पोल वाला फॉर्मूला बुलाना पड़ेगा, तो बुला लिया।
तो मतलब ये कैलकुलेशन तो अब तुम्हें आनी ही चाहिए बच्चे। तो आर रेजिड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू ए 1/फैक्टोरियल m माइनस 1 d/dz की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट में z माइनस ए की पावर m इंटू एफ जेड। बच्चे ए पॉइंट तो है आयोटा जिस पे हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं, और m का मतलब होता है ऑर्डर, क्योंकि डबल पोल है तो m का मान कितना है 2। पूरे फॉर्मूले में रख दो। तो ये तो हम देख चुके हैं कई बार, 2 माइनस 1 1 1/फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। m को 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 बनेगा, तो सिर्फ d/dz बन जाएगा। इधर m को 2 रखेंगे और a को आयोटा रख दिया, और एफ जेड की वैल्यू तुमने माननी हुई है 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चे 1 प्लस जेड स्क्वायर को फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा, और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर। उससे ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सिर्फ बचेगा 1/जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर, और बाहर लगा हुआ है d/dz। तो बचे 1/जेड स्क्वायर का होता है -2/जेड क्यूब। तो -2 इस ब्रैकेट की पावर फिर क्या हो जाएगी, क्यूब। तो उसने डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप समझो स्टेप को। 1/जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 1/जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2/जेड क्यूब। तो माइनस का 2/जेड प्लस आयोटा का होल क्यूब। डिफरेंशिएशन हो ही चुका है, तो अब लिमिट अप्लाई कर दो। एक ही बार करना था डिफरेंशिएशन, हमने कर दिया। तो हमने जेड की जगह आयोटा रख दिया, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा की क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और आयोटा क्यूब। बचे आयोटा क्यूब को लिख सकते हो, साइड में मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस का आयोटा। फिलहाल उसने कुछ ही नहीं किया, एज इट इज़ एक बार नीचे रख दिया। समेशन आर प्लस ही है ये, क्योंकि जो एक ही पोल निकला था तो वही हमें क्या बता रहा था, समेशन आर प्लस। तो बच्चे ये समेशन आर प्लस हो गया। पूरी की पूरी वैल्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम में जो ब्रेक किया हुआ था हमने उसमें रख दी, तो इसका मान 0, ये स्टेप एज इट इज़, और समेशन आर प्लस का मान रख देते हैं। तो उसने लिख दिया बच्चे ये पूरा स्टेप। तो अब इसमें 2 इंटू 2 4 और 8 कट कर बच्चे ये बन गया 2। अच्छा, आयोटा क्यूब को सोल्व किया ही है मैंने, कितना लिख सकते हैं उसको, माइनस का आयोटा। तो माइनस का आयोटा लिखेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कुल मिलाकर π/2 बच जाएगा। ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर एफ एक्स का मान जो था वो रख दिया हमने। लिमिट, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, क्योंकि x के बदले -x रखोगे तो वापस यही एफ एक्स आ जाएगा। तो लिमिट कर दो 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी, 2 को उधर ले जाओ तो आंसर आ गया π/4। इसी तरीके से बच्चे आप लोग क्वेश्चन करोगे, तो मैं सिर्फ आपको वीडियो में क्वेश्चन की इमेज दिखा रहा हूँ, वैसे आप इसमें देख के मत करना, खुद से ही करना। तो अब की बार 1 + x² की क्यूब हो गया, 1 + x² की अगर क्यूब हो गया तो कोई दिक्कत कोई है। अब की बार इसको जब हम एफ जेड मानेंगे और वहाँ से जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी, तो वो 3 बार आएगी, तो इसको ट्रिपल पोल बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा 3 बार, जिसमें से प्लस प्लस आयोटा तो अंदर, माइनस माइनस आयोटा बाहर। पर ट्रिपल पोल है तो जो रेजिड्यू निकालेंगे वो ट्रिपल पोल के फॉर्मूले से, यानी मल्टीपल पोल का ही फॉर्मूला बुलाएंगे, और एम का मान अब की बार 3 रख देंगे पूरे फॉर्मूले में। पूरा प्रोसेस बाकी सेम है, वही बच्चे इसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, क्योंकि के 0 आ जाएगा। तो ये मैं थोड़ा इमेज में बस दिखा देता हूँ, इसे आप ही को लोगों को घर पे परफॉर्म करना है। और अब की बार बस आयोटा पे ट्रिपल पोल निकलेगा, तो बच्चे अब की बार 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो बस ये एक स्टेप देख लो, इस 1 + z² को लिखते हैं z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा, क्यूब है तो क्यूब क्यूब लग गया, इससे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चे 1/z³ का डिफरेंशिएशन होता है -3/z⁴, पर 2 बार करना है, तो एक बार तो हो गया, अब एक बार और d/dz बच गया। तो देखो उसने एक बार तो डायरेक्ट कर दिया और बाहर लिख दिया d/dz, यानी इसका एक बार और करना है। तो इसका एक बार और करेंगे तो -3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/z⁴ का होता है -4/z⁵, और फिर लिमिट अप्लाई कर देना, आफ्टर सोल्व ये आ जाएगा, और ये सारा उधर रख देना। लास्ट में वही इवन फंक्शन का कंसेप्ट लग जाता है और ये वैल्यू भी आ जाती है। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क है, कल की क्लास में मैं टाइप सेकंड पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो बच्चे यहाँ तक का आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, और बच्चे नोट्स ले आओ, इसके ज़्यादा बेटर होगे, क्योंकि नोट्स लेकर आओगे तो अगर हल्का बहुत ब्लर भी आ रहा है तो आप लोग उसको आसानी से समझ पाओगे। और बच्चे फीसें सबमिट करवाएं सभी, तो बारी बारी ना कहना पड़े। नंबर मैंने आपको दे रखा है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। और साथ साथ पढ़ते रहें, पेपर कभी भी हो सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी तैयार रखें।